साउथ कोरिया के एक स्कूल में अचानक किसी आत्मा के स्टूडेंट पर हमला करने के केसेस सामने आ रहे हैं। एग्जाम में कम नंबर लाने वाले बच्चे एक एक करके खुद को खत्म कर रहे हैं। केवल कमजोर बच्चों के साथ ही ऐसा हो रहा है। स्कूल की रेपुटेशन बचाने के लिए स्कूल में से ही कोई बुरी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। कौन है इन सब के पीछे? क्या हमारी हाई स्कूल में पढ़ने वाली शमन उस स्कूल को इस बुरी शक्तियों से निजात दिला पाएंगी? जानने के लिए देखिए साउथ कोरिया की एक बेहतरीन ड्रामा जिसका नाम है द ग्रेट शमन गाडोशिम। IMDb रेटिंग 7.9 है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कोरिया के एक हाई स्कूल से, जहां एक लड़की जैसे ही अपने क्लासरूम की ओर जा रही है तभी उसकी नजर कॉरिडोर में किसी चीज पर पड़ती है और वहां की सारी लाइटें जलने बुझने लगती है। स्कूल में कोई शैतानी शक्तियां दाखिल हो रही है। वो लड़की चिल्लाते हुए भागने लगी। उसकी आवाज सुनकर क्लास के बाकी बच्चे भी बाहर निकल आते हैं और पूरे स्कूल में भगदड़ मच जाती है। इसी स्कूल के बाहर खड़े हैं डोशिम और वुशु। उनके हाथों में कुछ तंत्र मंत्र से बंधे हथियार हैं। जब सभी बच्चे अपनी जान बचाने के लिए स्कूल से बाहर भाग रहे हैं, वहीं वो दोनों स्कूल की ओर बढ़ रहे हैं। मगर वो बुरी शक्ति इतनी ताकतवर है कि वो दोनों उसके सामने टिक नहीं पाते। तब डोशिम को अपनी नानी की बात याद आती है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है इसका जवाब उसे तब मिलेगा जब वो 18 साल की हो जाएगी। इसके साथ कहानी अतीत में चली जाती है। 10 साल पहले की बात है। तब डोशिम सिर्फ 8 साल की थी। उसकी नानी उसे लेकर कहीं जा रही है। वो दोनों किसी स्कूल की तरफ बढ़ रहे हैं। अचानक नानी ने ऊपर देखा और डोशिम के हाथों को कसकर पकड़ लेती है। उसी स्कूल की बिल्डिंग की छत से कोई लड़का अपनी जान देने की कोशिश कर रहा है। देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी शक्ति के वश में है। तभी उसकी माँ का फोन आता है। वो इसे एग्जाम में कम नंबर लाने के लिए डांट रही है और कहती है कि इससे तो अच्छा होगा कि वो कहीं जाकर मर जाए। वो कहता है कि वो मरने ही तो जा रहा है। तब माँ की नजर स्कूल की बिल्डिंग की छत पर गई। वहां उसका बेटा खड़ा है। ये देखकर उसकी माँ जोर जोर से रोते हुए उसे नीचे आने को कहती है, लेकिन इसके तुरंत बाद वो लड़का फिर से उस शक्ति के वश में आ जाता है। दूसरी तरफ डोशिम और उसकी नानी स्कूल की छत की तरफ जा रहे हैं। नानी दरअसल एक शमन है जो ऐसी शक्तियों का उपाय जानती है। लिफ्ट में बहुत भीड़ होने की वजह से वो सीढ़ियों का रास्ता लेते हैं, क्योंकि उनके पास समय बहुत कम है। उन्हें जल्द से जल्द उस लड़के तक पहुंचना होगा। उम्रदार होने की वजह से नानी की रफ्तार धीमी है। उनकी सांसें तेज हो गई और बूढ़े पांव कांपने लगते हैं। अचानक उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो अपना भविष्य देखती है। उसकी मृत्यु सामने है। वो शायद आज इस काम को अंजाम देते हुए चल बसे। वो डोशिम को पास बुलाकर कहती है, मेरे जाने के बाद मेरी जगह तुम्हें इस काम को आगे बढ़ाना होगा। मगर डोशिम ऐसा नहीं चाहती। वो एक नॉर्मल लाइफ चाहती है, अपनी माँ और नानी की तरह नहीं। वो नानी से कहती है कि आज आखिरी बार मैं इस काम को अंजाम दूंगी, इसके बाद फिर कभी नहीं। और इतना कहकर वो छत की तरफ चल दी। जब उस आत्मा ने उस छोटी बच्ची को देखा, वो बोला कि मुझे तो लगा था तुम्हारी नानी आएगी। इसका मतलब वो नानी को अच्छे से जानता है। उस पर छोटी सी डोशिम की शक्तियाँ कोई असर नहीं दिखाती। वो उसे कहता है कि जाकर पढ़ाई करो, नहीं तो उसका भी अंजाम इस लड़के की तरह होगा। और इतना कहकर वो छत से नीचे कूद गया। जब पुलिस लड़के की डेड बॉडी लेने आती है, उसके अंदर से एक साया निकलते हुए डोशिम ने देखा, जिसे उसकी नानी अपनी तंत्र मंत्र की विद्या से कैद कर लेती है। वो बुरी आत्मा नानी को अलग अलग तरह के प्रलोभन देकर उसे आजाद करने को कहता है, पर नानी उसकी बातों में नहीं आती। तब वो कहता है कि जिस दिन वो आजाद होगा सबसे पहले डोशिम को नहीं छोड़ेगा। वो उसे तड़पा तड़पा कर मारेगा। अब उस मरे लड़के की आत्मा भी वहां जाती है। नानी चाहती है कि जाने से पहले वो उस लड़के को उसकी माँ से आखिरी बार मिला दे, लेकिन इतने में कोई पीछे से आकर नानी पे चाकू से हमला कर उन्हें मार देता है और नानी ने जिस शैतानी आत्मा को कैद किया था उसे भी अपने साथ ले जाता है। वो कौन था उसका चेहरा हम नहीं देख पाते। तभी डोशिम नानी के पास दौड़कर आती है। उनकी ऐसी हालत देखकर वो रोने लगी। वो उन्हें डॉक्टर के पास चलने को कहती है, मगर नानी को तो मालूम है कि यही उनका आखिरी समय है। वो बच नहीं सकती। थोड़ी देर पहले ही उन्होंने अपना अंत देखा था। वो डोशिम से अपने आखिरी शब्द कहती है कि उसे आगे संभल कर रहना होगा। उसे एक अच्छी शमन बनने के लिए सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना होगा और किसी भी तरह 18 साल तक जिंदा रहना होगा। एक बार वो 18 की हो जाए तो वो आत्मा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और इतना कहकर वो वही दम तोड़ देती है। डोशिम नानी और उस लड़के को वहां से साथ जाते हुए देखती है। समय गुजरने लगा और धीरे धीरे वो दिन भी आया जब डोशिम कुछ ही दिनों में 18 की हो जाएगी। आज नानी की 10वीं बरसी है और डोशिम
उनकी कब्र पर उनसे मिलने गई है। उसे वहाँ एक भूत परेशान करने लगा। तब दोशिम उसे डांट कर वहाँ से भगा देती है। आसपास के लोग उसे बड़बड़ाते हुए देखकर ये सोचते हैं कि शायद दिमागी तौर पर बीमार है वो, क्योंकि उन्हें तो कुछ नजर नहीं आता। अब वहाँ दोशिम की माँ आती है। वो दोशिम से पूछती है कि क्या उसने नानी से वो पूछा जो उसकी माँ ने पूछने के लिए कहा था, और अपने नए हाई स्कूल में जाने से पहले नानी से आशीर्वाद लिया या नहीं। दोशिम कहती है कि उसे नानी नजर नहीं आती, जबकि उसकी माँ को अच्छे से मालूम है कि वो भूतों को देख सकती है। इस परिवार की लड़कियों को ये शक्ति मिली है कि वो इस तरह की चीजों को देख सके, और उसकी शक्ल बता रही है कि माँ के ठीक पीछे जो भूत खड़ा है वो उसे भी देख सकती है। जब माँ ने दोशिम का झूठ पकड़ लिया, उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। अब कहीं जाते हुए उसकी माँ को किसी का फोन आता है। वो किसी जगह भूत भगाने के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बातें कर रही है। जब दोशिम ने पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं, माँ बोली कि वो कोरिया के नंबर 1 स्कूल सोंगयोंग हाई स्कूल में उसका एडमिशन कराने जा रही है। लेकिन दोशिम किसी भी हालत में वहाँ पढ़ना नहीं चाहती। वो कहती है कि जल्द ही वो वहाँ से अपना ट्रांसफर ले लेगी, मगर माँ चाहती है कि वो वहीं पढ़े। दोशिम यहाँ क्यों नहीं पढ़ना चाहती, ये हमें आगे पता चलेगा। अब यहाँ सोंगयोंग हाई स्कूल के प्रिंसिपल वहाँ के बच्चों की पढ़ाई लिखाई और रिजल्ट के बारे में पूछ रहे हैं। वो लोग नए एडमिशन लेने वाली दोशिम के बारे में भी बातें करते हैं, जो पढ़ने लिखने में बहुत तेज है। साथ ही वो एक शमन परिवार से है और परिवार में सिर्फ उसकी माँ है। इन सब के बीच हम देखते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी वुशु ने क्लास में टॉप किया है। तभी तेज आवाज सुनकर सारे बच्चे खिड़की की तरफ भागते हैं। किसी बच्चे ने स्कूल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी है और इस अफरा तफरी में एंट्री होती है हमारी दोचिन की। उसके चेहरे में कई सारे चोट के निशान हैं। टीचर के पूछने पर वो बताती है कि ये एक्सीडेंट से हुआ है, जबकि सच तो ये है कि यहाँ आने से पहले वो माँ के साथ भूत के वश में एक आदमी को काबू करने गई थी और माँ की जान बचाने के लिए उसे उस भूत से 2-2 हाथ करना पड़ गया। अब यह पहली नजर में देखते ही वुशु को दोशिम के प्रति आकर्षण महसूस हुआ और वो उसे देखता रह जाता है। अब यहाँ उसी की क्लास में एक लड़की सोजोंग आकर उसे पूछती है वो पढ़ने में कैसी है, एग्जाम में नंबर कैसे लाती है, क्योंकि यहाँ रहना है तो अच्छा रिजल्ट करना होगा, नहीं तो उसकी हालत भी उस लड़की की तरह हो जाएगी जो आज ही बिल्डिंग से कूद कर मरा है। उसे क्लास में सबसे कम नंबर मिले थे, लेकिन दोचिन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहां से चली जाती है। अब यहाँ स्कूल के वाइस प्रेसिडेंट किसी एक टीचर से आज के लड़के के बारे में पूछते हैं, क्या उसे कोई परेशानी थी या उसके घर परिवार में किसी तरह की कोई टेंशन। टीचर ने कहा कि बिल्कुल नहीं सर, वो एक अच्छे परिवार से था, बहुत हंसने खेलने वाला लड़का। उसकी मौत पर सभी हैरान हैं, क्योंकि वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता था। ऐसा लगता है कि किसी ने उसे मार दिया है। ये सुनते ही वाइस प्रेसिडेंट उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि इस तरह की बातें आगे फिर कभी मुंह से ना निकाले। हो सकता है कि उस लड़के के कम नंबर आने की वजह से, उसके घर से पड़ने वाले दबाव के कारण उसने ये कदम उठाया हो। और वहाँ बैठे सभी टीचर से भी कहता है कि वो ध्यान रखे कि इस तरह की अफवाह स्कूल में कोई ना फैलाए, नहीं तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। वहाँ बैठा दोचिन का क्लास टीचर भी ये सब सुन रहा है। वहीं दूसरी तरफ वुशु अपने सबसे अच्छे दोस्त नामली को लेकर स्कूल की छत पर जाता है, जहाँ से कूदकर आज उस लड़के ने अपनी जान दी है। वो नामली को यहाँ इसीलिए लेकर आया है क्योंकि उसे उसकी चिंता है। नामली का पढ़ने लिखने में बिल्कुल मन नहीं लगता, उसे क्लास में सबसे कम नंबर भी आते हैं। नामली कहता है कि मैं कभी भी कम नंबर की वजह से करने का सोच भी नहीं सकता। ऊपर से वुशु को भी इन पैरानॉर्मल बातों पर यकीन नहीं, इसीलिए नामली उसे उसकी तरफ से बेफिक्र हो जाने के लिए कहता है। अब यहाँ छुट्टी होने पर दोशिन किसी तरह मुंह छुपाते हुए घर पहुंचती है, क्योंकि वो किसी को पता नहीं चलने देना चाहती कि वो एक शबन परिवार से संबंध रखती है। स्कूल से लौटते ही उसकी माँ ने कहा कि कोरिया के सबसे अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए दोशिम उसे थैंक्स नहीं बोलेगी। दोशिम ने जवाब में कहा कि हाँ, उसे ऐसे स्कूल में भर्ती कराया गया है जहाँ पहले ही दिन किसी बच्चे ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। सबका मानना है कि उस स्कूल में बुरी आत्माएं हैं जो बच्चों से ऐसा काम करवाती है। माँ बोली, अगर वैसा कुछ है भी तो दोशिन को पता चल जाएगा। दोशिन कहती है कि उसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं जिससे कि वो ये सारी चीजों का पता लगा सके। तब उसकी माँ कहती है कि उसे भी शमन बनना नहीं था, लेकिन ये घर की प्रथा है। अब दोशिन ने पूछा कि कहीं उन्होंने स्कूल के चेयरमैन की वाइफ मिसेस नाई को इस बारे में बता तो नहीं दिया कि मैं एक शमन की बेटी हूँ। ये सुनकर दोशिन की माँ खामोश रही। उसकी माँ ने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है। दोशिन को याद है कि हमेशा से ही पूरे क्लास से अलग होने की वजह से
उसके कभी दोस्त नहीं बने। उसे हमेशा बच्चे बुली किया करते थे। इसीलिए वो इस नई जगह पर बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी को उसकी सच्चाई पता चले, वरना यहाँ पर भी उसे वही सब झेलना होगा। लेकिन उसे अंदेशा है कि उसकी माँ ने मिसेस नाइक को कुछ बता दिया है और वो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ हम उसी लड़के को देखते हैं जो आज से 10 साल पहले कहानी की शुरुआत में छत से कूद कर मरा था। उसका नाम ह्योनसू है, जिसे दोशिम उस दिन बचा नहीं सकी थी। वो आत्मा उसके साथ बचपन से है और उसी के जरिए उसकी माँ पैसे कमाती है। पहले वो किसी के ऊपर आ जाता है और कुछ दिनों तक उसे परेशान करने के बाद दोशिम की माँ उस आदमी के शरीर से उसे निकालने का नाटक करती है और इस तरह उन्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। और वो भूत उनकी हर बात मानता है, क्योंकि दोशिम ने कहा था कि वो ह्योनसू को उसकी माँ से मिलवाएगी। लेकिन इतने सालों बाद भी दोशिम ने अपना वादा पूरा नहीं किया। उस लड़के को मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि उसकी माँ से बात करने की आखिरी इच्छा पूरी नहीं हो जाती। लेकिन दोशिम उसे वहां से भगा देती है। अब बाहर दोशिम की माँ स्कूल में हुई घटना के बारे में किसी से फोन पर बातें कर रही है। तभी दोशिम ने आकर उन्हें बातें करते हुए पकड़ लिया। उनसे फोन छीनते हुए कहा, क्या उन्होंने इसी वजह से उसे स्कूल में भेजा है ताकि वो अमीर ग्राहकों को यहाँ से हटिया सके? इसे लेकर दोनों माँ बेटी में बहस हो गई। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वुशु अपने परिवार के साथ डिनर कर रहा है। उसका परिवार काफी समृद्ध है, क्योंकि उसके पिता इस स्कूल के चेयरमैन हैं। उसकी माँ मिसेस नाई ने ही दोशिम की माँ को बहला फुसलाकर उसका एडमिशन अपने स्कूल में करवाया है, क्योंकि उसे मालूम है कि दोशिम भी अपनी माँ और नानी की तरह आत्मा देख सकती है। और इस स्कूल की बढ़ती अफवाहों की वजह से अपने बेटे वुशु की सुरक्षा के लिए उसने दोशिम को वहीं पर पढ़ने के लिए उसकी माँ को राजी कराया है, ताकि समय पड़ने पर दोशिम उसके बेटे की मदद कर सके। हालांकि वुशु एक अच्छा स्टूडेंट है, लेकिन उसकी माँ का डर खत्म नहीं होता। वो उसे कहती है कि आज जिस लड़की का एडमिशन तुम्हारे क्लास में हुआ है वो एक शमन परिवार की बेटी है। उसके पास कुछ अद्भुत शक्तियां हैं, इसीलिए तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो उससे मदद ले सकते हो। लेकिन वुशु को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। उसके लिए ये लोगों के पैसे कमाने का जरिया है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अब यहाँ पूरे स्कूल में दोशिम के बारे में अफवाह फैल रही है और उसे जिस बात का डर था वही हुआ। क्लास में उसे लेकर बातें बनना शुरू हो गया है, कुछ बुली भी करने लगे हैं। अब वुशु ने आकर कहा कि अगर तुम में सच में ऐसी कोई ताकत है तो उसका सबूत देना होगा। इन सब से परेशान होकर दोशिम जैसे ही क्लास से बाहर जाने लगी, वुशु ने अचानक से उसे गले लगा लिया। ये देखकर पूरा क्लास शॉक हो जाता है और सोजुंग का ये देखकर बुरा हाल है, क्योंकि वो तो वुशु को पसंद करती है, लेकिन सिर्फ दोशिम ही देख सकती है कि असल बात क्या है। असल में वुशु के शरीर में उसकी नानी है, जो उसे आगाह करने आई है कि वह बुरी आत्मा रिहा हो चुकी है और अब वो तुम्हारे पीछे आएगी, इसीलिए सावधान रहना। उधर हम देखते हैं कि काले धुएं के रूप में बढ़ती हुई वो आत्मा वुशु और दोशिम को बेहोश कर देती है। ये सब दूर से देख रहा प्रिंसिपल उस आत्मा को अपने पास कैद कर लेता है और उससे कुछ पूछता है। हमें यहाँ ये समझ आता है कि स्कूल में ये जो कुछ भी हो रहा है प्रिंसिपल को सब मालूम है, लेकिन फिर भी वो स्कूल के अच्छे नंबरों की रेपुटेशन बनाए रखने के लिए कम नंबर लाने वाले बच्चों को मरने देता है और उसका सारा इल्जाम वो बच्चों के परिवार पर डाल देता है। अब यहाँ दोशिम और वुशु को स्कूल के मेडिकल रूम में ले जाया गया। वुशु को होश आते ही वो सामने बैठे ह्योनसू को देख पाता है, लेकिन उससे भी बड़ा झटका तो ह्योनसू को लगा है, क्योंकि दोशिम की परिवार के अलावा उसे कोई नहीं देख सकता। जब वुशु ने दोशिम से इस बारे में पूछा, वो उसकी बातों को घुमाकर वहां से चली जाती है और घर आकर वो अपनी माँ को इस बारे में कुछ नहीं बताती। मगर कमरे में ह्योनसू उसे इस बारे में पूछता है। वो कहती है कि ये सब उसकी नानी का काम है और वो ह्योनसू को उसके पीछे पीछे स्कूल आने के लिए झगड़ती है। अगर वो उस वक्त मेडिकल रूम में नहीं होता तो वुशु उसे कभी नहीं देख पाता और वहाँ वुशु घर पहुंचकर अपनी माँ को सब बताने ही वाला था कि उसे उनके ठीक पीछे एक भूत दिखाई दी और वो डरकर वहां से भाग जाता है। अब वो सीधा अपने दोस्त नामली के पास जाकर उसे पूरी बात बताता है, लेकिन वो उस पर विश्वास नहीं करता, उल्टा उसका मजाक उड़ाता है। वुशु को मालूम है कि कौन इस वक्त उसकी मदद कर सकता है, किसके पास उसके सवालों के जवाब होंगे, और वह दोशिम से मिलने उसके घर गया। वो उसे पूछता है कि उसे इन सब चीजों पर कभी विश्वास नहीं था, तो फिर अभी क्यों उसे वो सब दिखाई दे रहा है। दोशिम उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर ले आती है और कहती है कि तुम्हें इसे अपनी तकदीर समझकर अपना लेना होगा, इस तरह जिंदगी बितानी होगी, क्योंकि अब से उसे आसपास की वो आत्माएं हमेशा दिखेंगी। वुशु को समझ नहीं आ रहा कि यह कैसे मुमकिन है। दोशिम ने कहा कि वो इतने में ही घबरा गया, जबकि वो तो बचपन से इन चीजों को देखते हुए आ रही है। वुशु ने पूछा कि क्या उसे अभी भी भूत दिखाई दे रहे हैं।
दोशिम ने उसकी आंखों पर हाथ रखा और हाथ हटाते ही उसने खुद को भूतों से घिरा पाया और वो डर कर वहां से भाग जाता है और एक बस में सवार हो गया। पहले तो वो बस बिल्कुल खाली थी, मगर थोड़ी देर में उसे वहां भी लोगों के भूत दिखाई देने लगे और वो बुरी तरह डर गया, इतना कि अगले दिन स्कूल भी नहीं जा पाया। यहाँ स्कूल में कल की घटना की वजह से सबको लग रहा है कि दोशिम और वुशु में कुछ चल रहा है। तभी सोजोंग उससे आकर पूछती है कि वुशु आज स्कूल क्यों नहीं आया। दोशिम उसके सवाल से परेशान होकर वहां से चली जाती है। यहाँ उनके क्लास टीचर प्रिंसिपल से दरखास्त करते हैं कि फिलहाल के लिए स्कूल के सारे एग्जाम्स रद्द कर दिए जाएं, क्योंकि एग्जाम देने से ही किसी न किसी स्टूडेंट को सबसे कम नंबर मिलेंगे और फिर रहस्यमय तरीके से उसकी भी मौत हो जाएगी। मगर प्रिंसिपल उसकी बात नहीं सुनता और उसे वहां से चले जाने को कहता है। वहां स्कूल से घर लौटते हुए नामली भी उससे वुशु के बारे में पूछता है। दोशिम उसे कहती है कि तुम तो उसके सबसे अच्छे दोस्त हो, तो खुद इस बात का पता लगा लो। असल में दोशिम सुबह से वुशु से अपना ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है, मगर हर दूसरा आदमी उससे उसके बारे में पूछ ही लेता। लेकिन घर पहुंचते ही उसकी माँ उसे लेकर सीधा वुशु के घर चली गई, क्योंकि वुशु की माँ का फोन आया था। उसकी तबीयत बहुत खराब है। यहाँ उसकी फोटो देखकर दोशिम की माँ ने कहा कि कल रात तो ये लड़का उनके घर आया था और वो अपने तंत्र मंत्र करने की कोशिश करती है, मगर दोशिम उन्हें रोकते हुए कहती है कि इसके आगे वो संभाल लेगी और उनको घर जाने के लिए कहती है। फिर वो वुशु के कमरे के सभी भूतों को गायब कर देती है, क्योंकि उसे मालूम है कि वुशु पे कोई भूत हावी नहीं हुआ। वो दरअसल अपने आसपास के भूतों को देखकर डर रहा है। वो दोशिम से पूछता है कि तुमने इतनी छोटी सी उम्र से कैसे इन चीजों को संभाला। दोशिम ने कहा कि ये भूत भी इंसानों की तरह है, अगर तुम इन्हें इग्नोर करोगे तो ये तुम्हें नजर आना बंद हो जाएंगे। अब वुशु समझ चुका है कि उसे इस सिचुएशन से कैसे डील करनी है और वो अपने कमरे से बाहर आ जाता है। उसे पहले जैसा देख उसकी माँ भी राहत की सांस लेती है। वहां से निकलकर दोनों नामनी से मिलने जाते हैं। वो एक छोटी सी दुकान में काम करता है और एक गरीब घर से है। वुशु उसे पढ़ने के लिए अपने नोट्स देने आया है ताकि वो थोड़े अच्छे नंबर ला सके। वहां दोशिम को किसी आत्मा की मौजूदगी की अनुभूति होती है। वो दरअसल नामली के बाबा की आत्मा है जो उसे कुछ कहना चाहते हैं। दोशिम उसे कहती है कि तुम्हारे बाबा चाहते हैं कि तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनो, पर नामली कहता है वो कैसे मुमकिन है, मेरे बाबा तो बहुत पहले ही गुजर चुके हैं। उसे दोशिम की बातों पर यकीन नहीं। तब वुशु कहता है कि दोशिम जो भी कह रही है उसे सीरियसली लो, क्योंकि उसे मालूम है कि दोशिम जो भी कह रही है वो सच है। लेकिन नामली उसकी बातों को हंसी में उड़ा देता है। अब यहाँ दोशिम की माँ और उसकी नानी की आत्मा एक साथ बैठे बातें कर रहे हैं और असल में उसकी माँ ने उसे किसी पैसों के लालच की वजह से उस स्कूल नहीं भेजा, बल्कि उसे ऐसा करने के लिए उसकी नानी ने कहा था, क्योंकि उस स्कूल में आज भी वो बुरी आत्मा है जिसे सिर्फ दोशिम लड़ सकती है। उस स्कूल को आत्मा से मुक्ति दिलाने के लिए दोशिम को वहां पढ़ना जरूरी है, मगर दोशिम की माँ को उसकी चिंता हो रही है, क्या उस आत्मा से दोशिम अकेले लड़ पाएगी। तभी नानी ने ये कहकर उनका मन हल्का कर दिया कि दोशिम इस काम में अकेली नहीं है, उसके साथ ऐसा कोई है जो ढाल बनकर उसके साथ खड़ा रहेगा। अब उन दोनों को आते हुए दिखाते हैं और हम ये समझ जाते हैं कि नानी वुशु की बात कर रही है। यहाँ वुशु के मन में आत्माओं को लेकर कई सवाल हैं। वो उसे पूछती है क्या सभी आत्माएं इंसानों को वश में कर सकती है। दोशिम ने कहा सिर्फ वही आत्माएं कर सकती है जिनके पास अलग शक्तियां होती है। तभी वहां एक टेडी बेयर की आंखों को जलते हुए दिखाया गया, यानी कि वो किसी के वश में है। अब वो दोशिम से कहता है कि पिछली बार जब उसने उसे गले लगाया था तब वो किसी आत्मा के वश में था, इसीलिए आज एक बार फिर वो उसे गले लगाकर महसूस करना चाहता है। और इतना कहकर वो उसे अपनी बाहों में भर लेता है। दोशिम को ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन ये बात साफ है कि वुशु दोशिम को पसंद करने लगा है। अगले दिन उनके क्लास में एग्जाम है। सभी अपना बेस्ट देने में लगे हैं। वहाँ नामली को नींद आ रही है क्योंकि उसने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। दोशिम उसे बार बार जगाती है। यहाँ एग्जाम खत्म होने के बाद वुशु कहता है कि उसे पूरा यकीन है नामली थोड़े अच्छे नंबर तो ले ही आएगा, क्योंकि कल ही उसने उसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स दे दिए थे, जो कि उसे पता था कि इस एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। और अब वो कल रात की घटना दोशिम को बताता है कि कल उसे कमरे में कई सारी आत्माओं से उसकी बात हुई। उसे समझ आया कि कोई यूं ही आत्मा नहीं बन जाता, उनके पीछे एक दर्दनाक कहानी छुपी होती है। इसीलिए वो चाहता है कि इन आत्माओं की मदद करने के लिए, ताकि वो उन्हें मुक्ति दिला सके। और वो ये भी कहता है कि वो यहाँ स्कूल में कम नंबर लाने वाले बच्चों को ऐसे मरने के लिए छोड़ नहीं सकता। दोशिम सोच रही है, जबकि उसे अभी तक खुद को शमन कहने में शर्म आती है। उसने तो आज तक अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से किसी को मुक्ति नहीं दिलाई, ना ही कोई अच्छा काम किया है। उसे लगता है कि कभी भी वो एक अच्छी शमन नहीं बन सकती,
जबकि वुशु उसके बिल्कुल उल्टा है। जिसे आज तक भूतों और आत्माओं पर विश्वास नहीं था, वो आज उनका दुख समझकर उन्हें मुक्ति दिलाना चाहता है, यानी कि वो एक अच्छा शमन बनना चाहता है। अब अगले दिन सोजुंग को अपने घर के सामने देखकर दोशिम चौंक जाती है। वो बोली कि मुझे पता चल गया है कि तुम एक शमन की बेटी हो, तो अगर चाहती हो कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं तो वुशु से दूर रहना। दोशिम वैसे ही अपने साइकिक पावर की वजह से क्लास में मजाक का विषय बन चुकी है। शमन की बेटी होने के बारे में स्कूल में पता चल गया तो वहाँ कदम रखना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए वो सोजुंग की बात मान लेती है। अब अगले दिन स्कूल में वोशु उसे बात करने की कोशिश करता है, मगर दोशिम उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती और पूरे स्कूल में उसे नजरअंदाज करती है। अब शाम के वक्त वोशु उसे मिलने बुलाता है और अपने घर के बाहर सोजुंग को देखकर वो उसे वहां से चले जाने को कहता है। सोजुंग समझ जाती है कि वह दोशिम से मिलने जा रहा है। गुस्से और जलन के मारे वो उसके श्रमण परिवार से होने की बात क्लास में सबको बता देती है। क्लास में सभी दोशिम को अजीब नजरों से देखते हैं। उसके पीठ पीछे बातें हो रही है। तभी क्लास टीचर ने क्लास में आकर इस बार हुए एग्जाम का रिजल्ट बताया, जिसमें सबसे कम नंबर नामली को मिला है। ये सुनकर वुशु चौंक गया। ये कैसे हो सकता है? उसने तो नामले को सारे इम्पोर्टेंट नोट्स दे दिए थे। क्लास खत्म होने के बाद वो उसे गुस्से में बहुत मारता है। तब पर भी नामले हंसते हुए कहता है कि उसका पढ़ने लिखने में बिल्कुल मन नहीं लगता। अगर कोई मुझे चीटिंग करके भी पास करने को कहे तो मैं वो भी नहीं करूंगा। उसकी जिंदगी जैसी चल रही है उसे वैसे ही रहना है। उसे तो समझ नहीं आ रहा कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ चुका है। वहीं दूसरी तरफ से हम प्रिंसिपल को देखते हैं, जो उस बुरी आत्मा को आजाद कर देता है ताकि वो इस दफा सबसे कम नंबर लाने वाले नामले को मार दे। और तभी वुशु एक काले साई को उनकी तरफ बढ़ते हुए देखता है और वो डर कर दोशिम को याद करता है, लेकिन नामले को तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए उसे डर भी नहीं लगता। तभी दोशिम आ जाती है और वो दोनों मिलकर उसे बचाने की कोशिश करने लगे। वो किसी तरह उस आत्मा को रोककर उन दोनों को वहां से भाग जाने को कहती है। वो वहां से भागते हुए एक शॉपिंग मॉल के बेसमेंट में पहुंचते हैं और वहां लिफ्ट में चढ़ते हुए एक डिलीवरी मैन के अंदर वो आत्मा घुस जाती है और उन दोनों पर हमला कर देती है। वो वुशु से कहता है कि मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ, लेकिन तुम्हें इस तरह बीच में नहीं आना चाहिए था। वो दोनों का गला दबाने लगा। तभी दोशिम वहां पहुंच जाती है और वो उन सभी आत्मा को लेकर आई है जो वुशु के कमरे में थे, जिनसे वुशु बातें करता था, उनका दर्द बांटता था। अब वो सारी आत्माएं इस बार के लिए उस बुरी आत्मा पर हावी हो जाती है और उन लोगों को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। दोशिम को याद आता है कि यह वही आत्मा है जिसने ह्योन्सु को मारा था। वो तीनों दोशिम के घर पहुंचते हैं, जहां हमें पता चलता है कि नामले को अभी तक यकीन नहीं कि कोई आत्मा है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से तो कुछ देखा ही नहीं। इसीलिए अब वो अपने घर जाना चाहता है। तब दोशिम ने उसे कुछ ऐसी बातें बताई जो उसके अलावा और कोई नहीं जान सकता, जैसे कि उसके एक पांव की उंगली छोटी है और वो अपने बाबा के साथ बचपन में कभी पिकनिक नहीं जा पाया। नामले ये सारी बातें सुनकर चौंक जाता है और पूछता है कि उसे ये सब कैसे मालूम। दोशिम बताती है कि ये सब खुद नामले के बाबा की आत्मा ने उसे बताया है और वो ये भी जानती है कि नामले को बचाते हुए उसके बाबा उस हादसे का शिकार हो गए, जिस वजह से नामले खुद को दोषी मानता है। पर उसके बाबा उसके कंधों से ये भार उतारना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नामले अपनी जिंदगी खुशी से बिताए। ये सुनकर नामले इमोशनल हो जाता है। अब वो सभी बातें करते हैं कि क्यों उनके स्कूल में कम नंबर लाने वाले बच्चों को मारा जा रहा है। वुशु कहता है कि हो ना हो ये किसी स्कूल के अंदर वाले का काम है, जिससे कि सभी बच्चे ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करें और उनके स्कूल की रेपुटेशन बनी रहे। अब दोशिम और वुशु आपस में बातें करते हैं। वुशु कहता है कि वो नहीं चाहता कि उसके दोस्त नामले को कुछ भी हो। तब दोशिम उसे बताती है कि वो दोनों इस जन्म में इतने अच्छे दोस्त इसीलिए हैं क्योंकि वो पिछले जन्म में भाई बहन थे। ये सुनकर वुशु चौंक जाता है, क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि दोशिम इस जन्म के अतीत के अलावा पिछले जन्म के अतीत भी देख सकती है। फिर उसने कहा कि वो जरूर बड़ा भाई रहा होगा और नामले उसकी छोटी बहन। दोशिम हंसते हुए कहती है इसका ठीक उल्टा था, वो नामले की छोटी बहन थी। ये सुनकर उसे बड़ी शर्म आती है और वो दोशिम से कहता है कि वो नामले को इस बारे में बिल्कुल न बताए, नहीं तो वो उसे बहुत परेशान करेगा। फिर वो उससे पूछता है कि अगर तुम अतीत देख सकती हो तो क्या भविष्य भी देख सकती हो। दोशिम बोली भविष्य अभी तक बना नहीं है। हर इंसान का आज उसके कल का निर्माण करता है। जैसे आंखें बंद करने से अंधेरा दिखाई देता है, वैसे ही भविष्य अभी अंधकार में है। हमारे आज आने वाले भविष्य पर रोशनी डालते हैं, इसीलिए वो भविष्य नहीं देख सकती। तब वुशु कहता है लेकिन मैं आंखें बंद करके तुम्हें देख सकता हूँ, लगता है तुम ही मेरा भविष्य हो। और ये कहकर वो हंसने लगता है।
तभी वुशु की माँ वहाँ आ पहुँचती है। वो बहुत गुस्से में है क्योंकि आज स्कूल में जो कुछ भी हुआ उसकी माँ को पता चल चुका है। उसने एक वीडियो देखा है जिसमें वुशु पागलों की तरह हरकतें कर रहा है। असल में वीडियो में किसी तरह की आत्मा नहीं देख पाने की वजह से वुशु की हरकतें अजीब सी लग रही है और वो दोशिम की माँ के आते ही उसे एक थप्पड़ रसीद देती है और कहती है कि ये सब उसकी और उसके बेटी की वजह से हो रहा है। वुशु अपनी माँ को रोकने की कोशिश करता है लेकिन दोशिम गुस्से में उन्हें वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। वुशु भी बात और ना बिगड़े इस वजह से वहाँ से माँ को लेकर चला जाता है। अब नामली आकर उसे माफी मांगता है क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है इसीलिए क्योंकि वो दोनों उसे आत्मा से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनके लिए और मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता कहकर वो अपने घर की तरफ चल पड़ा। अब वापस आकर वो आत्मा नामले को अकेला पाकर उसे अपने वश में कर लेता है। अब घर जाते हुए वुशु के पेरेंट्स से उसकी बहस हो गई। तभी उसे एहसास हुआ कि नामले खतरे में है और वो गाड़ी से उतरकर उसके मदद को भागता है। वहाँ दोशिम भी समझ जाती है कि शैतानी शक्ति नामले पर असर कर चुकी है और वो अपनी नानी का भूत भगाने का यंत्र निकालती है जो उसकी नानी इस्तेमाल किया करती थी और वो दोनों नामले को बचाने स्कूल पहुंचते हैं। वो आत्मा नामले को वश में करके ऊपर माले की खिड़की से कूदने ही वाला था कि वो दोनों उसे लड़ते हैं। वो बहुत ताकतवर है, ये दोनों उसके सामने टिक नहीं पाते और वो नामले के शरीर में नीचे कूद जाता है। दोनों ने जब नीचे जाकर देखा तो नामले अपने शरीर के पास खड़ा है। ये देखकर उन्हें लगा कि नामले मर गया और वो दोनों टूट जाते हैं। तभी दोशिम नामले के दिल की धड़कन चेक करके बताती है कि वो अभी भी आखिरी सांसें ले रहा है मगर उसे जल्दी ही हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। यहाँ ह्योन्सू भी मौजूद था, वो लोगों को वश में कर सकता है। दोशिम उसे नामले के शरीर में घुसकर उसे सही सलामत हॉस्पिटल ले चलने को कहती है। ह्यूशु वैसा ही करता है। अब हॉस्पिटल पहुंचकर वुशु दोशिम से कहता है कि हमें जल्द ही उस आत्मा को पकड़ना होगा वरना ना जाने वो और कितने मासूम स्टूडेंट्स की जान ले लेगा। अब यहाँ जो आदमी इन सब के पीछे था यानी कि स्कूल का प्रिंसिपल अब खुद उस आत्मा को बस में नहीं रख पा रहा। वो बेलगाम होकर एक टीचर के अंदर घुसकर प्रिंसिपल को ही मारने की कोशिश करता है क्योंकि उसी की वजह से आज वो अपना काम पूरा नहीं कर पाया। अगले दिन वुशु की माँ प्रिंसिपल से मिलने आई। वो चाहती है कि दोशिम का ट्रांसफर किसी और स्कूल में हो जाए। पहले तो वुशु की माँ अपनी सहूलियत के हिसाब से दोशिम के ना चाहते हुए भी इस स्कूल में ट्रांसफर करवाती है और अब जब उसे लग रहा है कि उसका बेटा हाथ से निकलता जा रहा है और उसकी इच्छा के विरुद्ध दोशिम उसके बेटे को ले जा रही है तो वो उसका ट्रांसफर करवाना चाहती है। दोशिम ने कहा कि उसने ऐसा कोई काम नहीं किया कि उसे ट्रांसफर लेने की जरूरत पड़े, इसीलिए वो यहीं रहेगी। वुशु भी उसका साथ देता है। ये देखकर प्रिंसिपल भी एक आखिरी वार्निंग देकर दोशिम को छोड़ देता है। अब प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर दोशिम की माँ भी आती है। उसके पास एक ऐसा घुंघरू है जो किसी भी आत्मा के संपर्क में आते ही बजने लगता है और वो बार बार उसे प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ इशारा कर रहा है। उसकी माँ बहुत डर जाती है। वो समझ जाती है कि यहाँ कोई आत्मा है। यहाँ प्रिंसिपल दोशिम से बातें करते हुए गलती से उस आत्मा का जिक्र कर देता है। दोशिम सोचती है कि इसे ये सब कैसे मालूम, इसे तो वो आत्मा दिखाई भी नहीं देना चाहिए, तो फिर इसे कैसे मालूम कि यहाँ कोई आत्मा है जो बच्चों को मार रही है। मगर प्रिंसिपल आखिर में अपनी बात बदल देता है। अब यहाँ स्कूल में इतने ज्यादा एग्जाम होने लगे हैं कि कम नंबर लाने वाले बच्चे हमेशा डर के साए में रहते हैं। ऊपर से प्रिंसिपल इस बार मॉक टेस्ट लेने की बात करता है, लेकिन इस बात पर वाइस प्रिंसिपल राजी नहीं होते तो वो उसे मजबूर करता है। अब यहाँ हम सोही नाम की स्टूडेंट को देखते हैं जो काफी डरी हुई है। उसके पीछे नंबर लाने वाले सारे स्टूडेंट्स मर चुके हैं। अब उसकी बारी है। वो इस हद तक डर गई है कि खुदकुशी करने की सोचती है। दोशिम उसे समझाने की कोशिश करती है मगर वो सुनने को तैयार ही नहीं और गुस्से में वहां से चली जाती है और टॉयलेट रूम में जाकर खुद को खत्म करने की कोशिश करती है। दोशिम उसे हर जगह ढूंढते हुए टॉयलेट पहुंची और उसी के स्केचबुक के जरिए उसे समझाने की कोशिश करती है। ये समझते ही वो बाहर आ जाती है और मरने का ख्याल मन से निकाल देती है। यहाँ ह्योन्सू दोशिम को बताता है कि उस भूत को वश में करने वाला शख्स इसी स्कूल से है, मगर मरने के इतने सालों बाद उसकी याददाश्त कमजोर हो चुकी है। उसे याद नहीं कि प्रिंसिपल ही असली मुजरिम है। यहाँ आज सुबह स्कूल के हादसे से दोशिम की माँ बहुत डर गई है। उनका कहना है कि वहाँ एक नहीं कई आत्माएं हैं, इसीलिए उसका वहाँ से ट्रांसफर ले लेना ही अच्छा होगा। यहाँ वुशु को एक विजन आता है जिसमें वो स्कूल में कई आत्माओं को देख सकता है। साथ ही उस स्कूल के बेसमेंट में एक कमरे का पता चला है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसने अपने विजन में दोशिम की आत्मा को भी देखा है, जिससे वो काफी परेशान हो गया है और वो ये सारी बातें दोशिम को बताता है।
उन्हें लगता है कि उस कमरे को ढूंढ निकालने में एक टीचर ही उनकी मदद कर सकता है। इसीलिए वो ये बात अपने क्लास टीचर को बताते हैं, जो कि उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे भी लगता है कि स्कूल में कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही है। वो उन दोनों को रात के वक्त स्कूल में बुलाता है, लेकिन उससे पहले दोशिम वुशु को सिखाती है कि अगर किसी आत्मा से सामना हो जाए तो उसे कैसे मारना है। अब रात के वक्त दोशिम नानी की तंत्र मंत्र का सामान लेकर घर से निकल रही है। उसकी माँ उसे जाने से रोकने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो नहीं मानती। अब तीनों स्कूल के बाहर इकट्ठा होते हैं और वो टीचर उन्हें बेसमेंट तक ले जाता है, जहाँ काफी ढूंढने के बाद उन्हें वो कमरा मिलता है, जिसके ताले पर मंत्रों से बंधे कपड़े हैं। वो दरवाजा खुलने के बाद दोशिम टीचर को वहां से जाने के लिए कहती है। इसे आगे का सफर वो अकेले ही तय करेंगे, मगर टीचर अपने 2 स्टूडेंट्स को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता। अंदर का मंजर देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि आज तक जितने स्टूडेंट्स की यहाँ मौत हुई थी उन सभी की आत्माओं को यहाँ बंदी बनाकर रखा गया है। तभी पीछे से कोई उन पर हमला करता है। वो और कोई नहीं, उनका टीचर है, क्योंकि उन्हें भी उस बुरी आत्मा ने वश में कर लिया है और वो दोनों बड़ी मुश्किल से उन्हें काबू में करते हैं। अब वहाँ ह्योन्सो भी स्कूल पहुंचता है और नोटिस बोर्ड में लगी टीचर्स की फोटो देखकर उसे याद आता है कि उस दिन नानी को मारने वाला स्कूल का प्रिंसिपल था। वो ही इन सब के पीछे है और वो ये सारी बातें दोशिम को बता देता है, मगर तभी वो आत्मा ह्योन्सो की आत्मा को जला देती है। ये देखकर दोशिम पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि उसने अभी तक ह्योन्सो को उसकी माँ से मिलाने का वादा पूरा नहीं किया था। दोशिम को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो ह्योन्सो को बचपन से देखती आ रही है। वो हमेशा उसके आसपास रहता था। अब दोशिम का गुस्सा आप ही से बाहर हो चुका है। उसी की वजह से उसकी नानी और ह्योन्सो दोनों नहीं रहे। लेकिन वुशु उसे समझाता है कि हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल के खिलाफ कोई सबूत नहीं कि उसे दोषी करार दे सके। पहले सबूत ढूंढने होंगे और इस मुश्किल घड़ी पे दोनों करीब आ जाते हैं। अगले दिन फिर से एग्जाम है। क्लास टीचर चाहते हैं कि एग्जाम कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि कल बेसमेंट में उन्होंने जो कुछ भी देखा उसके बाद वो नहीं चाहते कि यहाँ किसी और बच्चे की मौत हो। मगर प्रिंसिपल उसकी बात नहीं मानता और उसके साथ हाथापाई पर उतर आता है। वहाँ सोही की तैयारी बहुत खराब है। वो ये बात दोशिम को बताती है और वो उसे जितना हो सके मदद करने का वादा करती है। उन्हें बातें करता प्रिंसिपल देख लेता है। अब यहाँ एग्जाम हॉल में सोही को बचाने के लिए दोशिम उसे अपना पेपर दे देती है और उन्हें पेपर की अदला बदली करते वुशु देख लेता है। उसे मालूम था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा, क्योंकि उसने अपने विजन में दोशिम की आत्मा को देखा था। इसीलिए वो टीचर को बता देता है कि वो दोनों चीटिंग कर रहे हैं और वो दोनों पकड़े जाते हैं। अब एग्जाम के बाद दोशिम वुशु पर गुस्सा करती है, उसे बुरा भला कहती है, उस पर स्वार्थी होने का इल्जाम लगाती है। लेकिन वुशु अपने बचाव में कुछ नहीं कहता। अब वो दोनों नामले से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। उसकी हालत देख वुशु यही सोचता है कि किसी तरह उन्हें इस आत्मा को पकड़ना ही होगा। उसे अपने दोस्त को यूं खामोशी से देखते हुए दोशिम को बुरा लगता है और वो उसे गले से लगा लेती है। अब वहाँ स्कूल में प्रिंसिपल क्लास टीचर से कहता है कि सूही और दोशिम के पेपर्स आपस में बदल दो, जिससे कि दोशिम को सबसे कम नंबर आए। टीचर को समझ नहीं आ रहा कि प्रिंसिपल ऐसा क्यों चाहते हैं। उसे दोशिम के लिए बुरा लग रहा है और प्रिंसिपल के कहे मुताबिक उसने पेपर्स बदल दिए। यहाँ प्रिंसिपल चाहते हैं कि दोशिम मर जाए, क्योंकि उस आत्मा को रोकने की शक्ति सिर्फ दोशिम के पास है और अगर वो सबसे पहले उसे ही अपने रास्ते से हटा दे तो आगे कोई उसे रोकने वाला नहीं होगा। अब जब उस दिन एग्जाम का रिजल्ट आया तो सब दंग रह गए। वुशु को सबसे कम नंबर आए हैं और ये उसने जानबूझकर किया है। उसने सारे सवालों के जवाब गलत लिखे। यह देखकर उनका टीचर बहुत गुस्सा करता है। वहाँ प्रिंसिपल के भी होश उड़ जाते हैं। उसके कम नंबर आने से तो उनके स्कूल की बदनामी हो जाएगी। वो नहीं चाहता कि स्कूल के टॉपर वुशु को कुछ भी हो। इसके अलावा उसके पिता स्कूल के चेयरमैन हैं। अगर उसके बेटे को कुछ हो गया तो वो प्रिंसिपल को नहीं छोड़ेगा। वो वाइस प्रिंसिपल से कहता है कि इस एग्जाम को कैंसिल कर दो। प्रिंसिपल बहुत कोशिश करता है उस आत्मा को रोकने की, मगर वो इतना ताकतवर हो चुका है कि उसकी नहीं सुनता और वहां से वुशु को मारने निकल पड़ता है। अब यह दोशिम वुशु से आकर माफी मांगती है उसे गलत समझने के लिए। वो नहीं समझ पाई थी कि वुशु का मन कितना साफ है। वो सिर्फ दूसरों के बारे में सोचता है। वुशु उसे माफ करते हुए कहता है कि अब हमें जल्दी सोचना होगा कि उस आत्मा को कैसे पकड़े, क्योंकि वो किसी भी वक्त हमारे पीछे आ सकता है। और वो दोनों नानी के तंत्र मंत्र की चीजों को लेकर तैयारी करने लगे। तभी वहाँ सोजोंग और सोही भी आते हैं, जो उनकी मदद करना चाहते हैं। सोजोंग वुशु के लिए आई है और सोही इसीलिए क्योंकि उन दोनों ने उसकी जान बचाई है। मगर दोशिम की इतनी तैयारियों के बावजूद भी वो उस पर काबू नहीं कर पा रही। तभी प्रिंसिपल आकर दोशिम पर गुस्सा करने लगे और कहा कि आज जो कुछ भी हो रहा है
उसकी वजह तुम हो, और उस पर हमला कर देते हैं। मगर वुशु बीच में आकर उसे रोक देता है और तब हमें असली कहानी का पता चलता है। तकरीबन 10 साल पहले की बात है, जब यह स्कूल इतना पॉपुलर नहीं था और यहाँ के बुरे रिजल्ट की वजह से कोई भी अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ करवाना नहीं चाहता था। इन्हीं सब से बाहर आने के लिए प्रिंसिपल ने काले जादू का रास्ता अपनाया और इस तरह वो बुरी आत्मा के संपर्क में आया। उसने कहा कि वो प्रिंसिपल को वो सब देगा जो भी वो मांगेगा और बदले में उसे उसके सबसे बड़े दुश्मन दोशिम की नानी को मारना होगा। और इसी वजह से प्रिंसिपल ने नानी को मार दिया, जिसके बाद उसे जो कुछ चाहिए था, धन दौलत यश सम्मान, वो सब मिला और स्कूल की रेपुटेशन बचाने के लिए कमजोर बच्चों को अपने रास्ते से हटा दिया गया। लेकिन उसकी ये बनी बनाई दुनिया पूरी तरह बदल गई जब दोशिम यहाँ आई, इसीलिए वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसी की वजह से वो आत्मा उसके काबू से बाहर हो गया है, उसका कहा नहीं मानता और अब वो दोशिम को मारने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन वुशु से हाथापाई में सीढ़ियों से गिरने से उसे गहरी चोट आ जाती है। मरने से पहले वो अपनी गलती स्वीकार करता है और दोशिम को उस आत्मा को कैद करने के लिए एक बक्सा देकर जाता है। अब वो दोनों छत की तरफ भागते हैं जहां आत्मा ने सुजोंग को काबू में कर लिया है। वो कूदने ही वाली थी कि वुशु उसका हाथ पकड़ लेता है और इस तरह वो उसके शरीर को छोड़कर वुशु के शरीर में आ जाता है। सबसे कम नंबर लाने की वजह से अब वुशु के मरने की बारी है, मगर दोशिम उसका हाथ नहीं छोड़ती। लेकिन जितनी भी कोशिश करे वो उसे छुटकारा नहीं दिला पा रही। तभी नानी की आत्मा वहां आकर बड़ी आसानी से उस आत्मा का खात्मा कर देती है। फिर दोशिम और वुशु मिलकर उस आत्मा को प्रिंसिपल के दिए बक्से में कैद कर उसे नष्ट कर देते हैं और उसके साथ ही इस स्कूल को उस आत्मा से निजात मिल जाता है। नानी ये देखकर बहुत खुश होती है कि दोशिम अब एक अच्छी शमिन बन चुकी है। वो उसे ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देकर हमेशा के लिए चली जाती है। सोही भी दोशिम के गले लगकर उसे थैंक यू कहती है। वो कहती है कि इसके बाद वो कभी भी आत्महत्या का ख्याल अपने मन में नहीं लाएगी, चाहे उसे कितने भी कम नंबर क्यों ना मिले। वो एक अच्छी कार्टूनिस्ट बनेगी और आत्मसम्मान के साथ सर उठाकर जिएगी। वहाँ प्रिंसिपल भी अपनी ही लाश को देखकर समझ जाता है कि वो अब मर चुका है। वुशु भी नामले की आत्मा को ढूंढ निकालता है और वो अपने हॉस्पिटल में पड़े शरीर में घुसकर अपनी आंखें खोलता है और अपने बाबा को सामने खड़ा पाता है, जो उसे ढेर सारा प्यार देकर विदा लेते हैं। उस आत्मा के खत्म हो जाने से बेसमेंट के सभी बच्चों की आत्माओं को भी मुक्ति मिल जाती है। ये स्कूल अब बाकी स्कूल की तरह नॉर्मल बन चुका है। प्रिंसिपल की मौत को एक एक्सीडेंट बता दिया गया। वहाँ ह्योनसू भी उस आत्मा के मारे जाने के बाद वापस आ गया और अपने माँ से मिलने के बाद उसकी आत्मा को भी मुक्ति मिल गई है। वो भी अब दोशिम को अलविदा कह दूसरी दुनिया के सफर में चल पड़ता है। दोनों ग्रेजुएट होकर अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। दोशिम को अब उसका शमन होना या शमन परिवार से ताल्लुक रखना शर्मिंदगी का कारण नहीं लगता। वो खुश है कि वो लोगों की मदद कर सकती है और तय करती है कि वो ये जगह छोड़कर किसी नए शहर में जाकर नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करेगी। वुशु कहता है कि उसे मालूम है कि वो एक अच्छा स्टूडेंट है, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगी और आगे जाकर शायद अच्छी नौकरी करके वो जिंदगी को ऐशो आराम से जी सकता है। मगर वो ऐसी जिंदगी नहीं चाहता। उसने वो देखा है जो अधिकतर लोग नहीं देख सकते। उसे लगता है कि उसे अपनी ये जिंदगी आत्माओं को शांति दिलाने के लिए जीना चाहिए। वो दोशिम के साथ अलग अलग जगह घूमकर आत्माओं का सामना करना चाहता है। इसके बाद वो दोशिम से अपने प्यार का इजहार करता है। दोशिम को ये पहले से मालूम था कि वुशु उसे पसंद करता है, लेकिन वो इस तरह अपनी पूरी जिंदगी छोड़कर उसके साथ जीना चाहता है, ये उसने कभी नहीं सोचा था। और उनके इस प्यार भरे लम्हों के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी जरूर करें। और ऐसे ही के ड्रामास एंड वेब सीरीज के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो जल्द ही मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।